अस्सलामुअलैकुम। MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स, वो जो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 73 से स्टार्ट हो रहा है। इसका बताया गया इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमें इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। मुख्तलिफ़ तरह की स्टेटमेंट्स होंगी, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम होगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन ऑनर्स इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स। ये 5 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। उसमें सबसे पहले आएगी जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या क्या आता है? एसेट्स आएंगे और लाइबिलिटीज़ आएंगी। एसेट्स में आएंगे ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है। ऑपरेटिंग जो यूज़ हो रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो यूज़ नहीं हो रहे, नॉन करंट एसेट्स जो कि करंट एसेट्स नहीं है, और करंट एसेट्स वो भी इसमें आते हैं। उसके बाद में लाइबिलिटीज़ आएंगी। इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों आएंगी। ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपकी थर्ड पे आएगी ऑनर्स इक्विटी, जिसमें आपके इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल आएगा। इसमें एडिशनल कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएंगे और रिटेन्ड अर्निंग आएंगी जो आपने बचा के रखी हुई हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे जाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में क्या क्या चीज़ें आपकी डील होंगी। रेवेन्यूज़, इनकम या सेल्स आएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट आएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अदर इनकम आएगी। ये चीज़ें आप लोगों ने MCQ के लिहाज से नोट करनी है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आएगा इनकम टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स या EBT, अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रीसिएशन EBITD। ठीक है। ये जो एब्रीविएशंस आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमने जाना है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। कैश फ्लो एंड प्रॉफिट इसमें देखा जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तीनों से कैश फ्लो आपकी इसमें डील किया जाएगा। अब उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन ऑनर्स इक्विटी, चौथा जो चीज़ जो है उसमें पहले आएगी पार्ट्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। उसमें इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आएगा, एडिशनल कैपिटल या शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स आएंगे, जनरल एंड स्पेसिफिक और रिटेन प्रॉफिट्स, डिविडेंड डिक्लेयर, प्रॉफिट अर्न एंड एडजस्टमेंट्स, ये तमाम चीज़ें आएंगी। ठीक है। अब फाइनेंशियल एनालिसिस की हम डेफिनेशन करेंगे कि जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियली उसको चेक किया जाता है कि वो किस लेवल पे जा रहा है, इसको हम फाइनेंशियल एनालिसिस कहेंगे। डाटा फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस जो आपको पहले बता दिया गया है, एब्सोल्यूट एनालिसिस एंड रिलेटिव एनालिसिस। एब्सोल्यूट एनालिसिस जो ज़्यादा ज़रूरी है, रिलेटिव जो है वो किसी के लिहाज से जो किया जाता है उसको रिलेटिव एनालिसिस कहते हैं। बाकी इसकी डिटेल हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब रिलेटिव एनालिसिस में आपका क्या क्या चीज़ें आएंगी? रेशियो एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस। ये सारे आपने नाम सिर्फ याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद में रिलेटिव एनालिसिस यूज़ ऐसी कैलकुलेशन जो कि आपको एक चीज़ की दूसरे के लिहाज से उसकी रेशो या उसकी जो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कितनी उसके लिहाज से बढ़ रही है, इसमें हेल्प करती है। और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ों को कंपेयर किया जा सके, और फाइनेंशियल रेशोज़ भी इसी चीज़ में हेल्प करती हैं। और रिलेटिव एनालिसिस आपको मैंने पहले बताया, जब एक जैसी चीज़ों का कंपेयर किया जाता है तो इसको हम रिलेटिव एनालिसिस कहेंगे। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं या किस पोजीशन पे जा रहे हैं। इसके बाद में आपकी जो रेशोज़ आ जाएंगी जो कि पहले भी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। लिक्विडिटी, जो कैश, जो एसेट्स हैं कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्टिविटी और टर्नओवर, जब चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेवरेज या गियरिंग, कवरेज रेशो, चीज़ कितनी देर में कवर होती है। ये तमाम प्रॉफिटेबिलिटी, जब प्रॉफिट के लिहाज से आपकी रेशो की जाए। मार्केट एनालिसिस, या मार्केट के लिहाज से जब इसका एनालिसिस किया जाए। अब बेंच मार्किंग द रेशोज़, इसे एक बेंच मार्क किसे कहते हैं? एक रेशो आपको दी जाती है, एक पॉइंट बेंच मार्क कहते हैं एक स्टैंडर्ड पॉइंट को। मिसाल तौर पे एक चीज़ का अगर बेंच मार्क 10% है तो आपने ये देखना कि कितने उस लिहाज से हम कितना ऊपर या नीचे काम कर रहे हैं।
अब यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज़ कौन कौन है? कंपनीज मैनेजमेंट के लिए किए जाते हैं, लेंडर्स या क्रेडिटर्स जो कि उधार लेते देते हैं, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है, पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स, कस्टमर्स या एनालिस्ट, ये तमाम लोग जो है ये इसके यूज़र हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ के। अब बेंचमार्क क्या है जी? पास परफॉर्मेंस या ट्रेंड्स देखे जाते हैं, कंपनीज एवरेज देखी जाएगी, इंडस्ट्री एवरेज, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द कोवेनेंट, टारगेट रेशो में हमारी मर्जर्स आएंगे जो दो चीज़ों को आपस में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें मर्जर कहेंगे, फाइनेंसिंग, स्पिन ऑफ्स या डाइवेस्टिट्यूटर या गोइंग पब्लिक, ये चीज़ें जो है आपकी टारगेट होंगी रेशोज़ की। अब लिक्विडिटी एनालिसिस को हम देखेंगे। लिक्विडिटी क्या कहते हैं? जब एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, जो भी हमारा एसेट है वो जब जितनी जल्दी उसमें कैश में कन्वर्ट होगा उतनी उसकी लिक्विडिटी अच्छी होगी। लिक्विड एसेट्स भी वही होंगे जो कि कैश में कन्वर्ट हो सके हैं। हाउ टू डिटरमिन लिक्विडिटी, ये किस तरह से हम डिटरमिन कर सकते हैं, ये क्यों रिक्वायर होती है, ताकि हम देख सकें कि हमारे पास कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, ये ऐसी टर्म है जब कंपनी के पास कुछ भी नहीं रहता और वो इंसॉल्वेंट हो जाती है। हाउ टू इम्प्रूव लिक्विडिटी, इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लिक्विडिटी फॉर वेरियस सेक्टर्स, ये किस लिए ज़रूरी है। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट डाटा एंड लिक्विडेशन, वही वाला मामला आ गया। हु आर द कंसर्न अबाउट लिक्विडिटी, मैनेजमेंट करेंगे, लेंडर्स या फाइनेंसर्स करेंगे और क्रेडिटर्स, ये इन चीज़ों को कंसर्न करेंगे लिक्विडिटी के लिहाज से। अब इसका एनालिसिस करेंगे, इसमें आपकी करंट रेशोज़ आएंगी, क्विक रेशो, कैश रेशो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, कैश कन्वर्जन साइकिल एंड ट्रेड एंड ऑपरेटिंग साइकिल। करंट रेशो हमारी इज इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, इसकी इक्वल होती हैं। क्विक रेशो होगी क्विक एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, जबकि क्विक एसेट्स हमारे होते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या प्री पेमेंट्स, जो कि हमने पहले पेमेंट्स की हुई हैं उसमें से हम लोग करंट एसेट में से वो निकाल देते हैं तो हमारे क्विक एसेट्स आ जाएंगे। अब कैश रेशो क्या है? कैश या और कैश इक्विवेलेंट्स को करंट लायबिलिटीज़ पे डिवाइड करेंगे, तो ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट आंसर्स के लिहाज से। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? और करंट एसेट्स, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री एंड प्री पेमेंट्स, ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल्स में आपके आएंगे। नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज़ को निकाल देंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा आपके पास। लिक्विडिटी रेशियोज़ में हमारी कैश कन्वर्जन साइकिल या CCC, ये होगा RTD रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़, इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ माइनस प्री पेएबल टर्नओवर इन डेज़। CCC इज़ इक्वल टू RTD प्लस ITD माइनस PTT, ये आपने एक याद कर लेना है इसका फॉर्मूला। लिक्विडिटी रेशियो और मेयर इसको कैसे करेंगे? ट्रेड या ऑपरेटिंग साइकिल इज़ इक्वल टू RTD प्लस ITD, रिसीवेबल और इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़। उसके बाद में करंट रेशियोज़, हम वही वाली इसकी एग्जांपल है, इट इज़ इक्वल टू करंट रेशियोज़ इक्वल टू करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। अगर आपको करंट एसेट्स आपके 2.5 लाख के हैं और 1 लाख के आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं तो CR करंट रेशियो होगी 2.5 टाइम्स। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड हम कैसे करेंगे? जनरल स्टैंडर्ड इसका 1.5 से 2 तक होता है। अब क्विक रेशियो की बात आ गई, क्विक रेशियो को भी अपने ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़, अगर आपके पास क्विक जो एसेट्स हैं वो 1,20,000 के हैं तो आपने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री या प्री पेमेंट को निकालना है। अगर आपको एक वैल्यू दी गई हो जिसमें आपके करंट एसेट 2.5 लाख के हैं और इन्वेंट्री आपकी 1 लाख की, जबकि प्री पेमेंट जो आपकी वो 30,000 की होगी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1,20,000 आएगी। इसको आपने करंट लायबिलिटी पे डिवाइड कर देना है। क्विक रेशियो स्टैंडर्ड, इसका जो स्टैंडर्ड है जनरल स्टैंडर्ड वो 1 है, ये भी आपने MCQ के लिहाज से याद रखना है। कैश रेशियो में कैश इक्विवेलेंट आएंगे और उसके बाद में करंट लायबिलिटी पे इनको डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास कैश इन हैंड, कैश इन बैंक और कैश कन्वर्टेबल्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो कैश इक्विवेलेंट के बराबर होंगी। कैश रेशियो स्टैंडर्ड इसका क्या है? नेचर ऑफ इंडस्ट्री, पास्ट रिजल्ट्स क्या है, रेगुलेटरी बॉडी रिक्वायरमेंट्स एंड स्मूथ फंक्शनिंग। उसके बाद में आ जाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, इसमें तमाम करंट एसेट्स आ जाएंगे जिसमें कि स्टॉक इन ट्रेड,
रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड, ये तीनों चीज़ें आती हैं स्टॉक इन ट्रेड में। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो कि आपने स्टोर किए हुए हैं या आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। ट्रेड डेट्स, जो डेट है आपके, एडवांसेस, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आएंगी। जबकि नेट वर्किंग कैपिटल में या NWC में आपकी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को निकालेंगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी। ये सारी वैल्यू फ़र्ज़ी तौर पे आपको बताई गई हैं समझाने के लिए। कैश कन्वर्जन साइकिल को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ़ डेज़ इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश। ये इसका क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर्स ऑफ डेज़, ऐसे दिनों के नंबर जिनमें कोई भी जो है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कैश में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर मिसाल तौर पे ये तमाम चीज़ें, अगर आपकी RTD 55 डेज़ है, ITD 60 है एंड PTD वो आपकी प्री पेमेंट्स जो है टर्नओवर इन डेज़ है वो 45 है, तो इस तरह से कैलकुलेशन के बाद आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम आएंगे ट्रेड साइकिल की तरफ। ट्रेड साइकिल में हमारे रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़ एंड इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़, इन दोनों को जमा करेंगे तो ट्रेड साइकिल आ जाएगा। यहाँ पे क्या बताया, द नंबर ऑफ़ डेज़ फॉर विच कैश इज़ लॉक्ड इन ट्रेड साइकिल, जितनी देर के लिए कैश जो है वो ट्रेड साइकिल में रहेगा, बिज़नेस में रहेगा, जितने दिनों के लिए वो ट्रेड साइकिल कहलाएगा। जैसा कि हम एग्जांपल से भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद में टर्नओवर ऑफ एक्टिविटी एनालिसिस। टर्नओवर या किसी चीज़ को ख़त्म करना, इसे टर्नओवर कहेंगे। टर्नओवर इन टाइम्स, कितने दिनों में होगा, कितने टाइम्स में होगा, ये क्यों ज़रूरी है, ये बेंचमार्क इसके लिए क्या है, वो ये इसका डाटा बताया गया कि हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर कि वो किस तरह से ख़त्म होंगे, इन्वेंट्री, पेएबल एंड एसेट टर्नओवर, ये 4 तरह के इसमें डील किए जाते हैं। अब रिसीवेबल टर्नओवर कि कितने टाइम्स में टर्नओवर होगा, एक दूसरे से कन्वर्ट होगा। ठीक है, कैश से क्रेडिट सेल्स में जाएगा, देन अकाउंट रिसीवेबल में, और इसका होल्डिंग पीरियड कितना है और इसके बाद में ये वापस हमारे पास कैश किस तरह आया। इस तमाम साइकिल को हम टर्नओवर साइकिल कहेंगे। रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़, व्हाट डज टर्नओवर शोज़, ये वही शो करता है कि आपने कितनी देर में जो आपका एक कैश है वो वापस अपनी जो हमने दिया था वो वापस हमारे पास, जो हमने उधार दिया था वो वापस आ गया। उसके बाद में टर्नओवर एंड प्रॉफिट, डाटा सोर्सेज, बेंचमार्किंग, ये किस लिए ज़रूरी है मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स, एवरेज रिसीवेबल या क्रेडिट सेल्स, RTO या रिसीवेबल टर्नओवर इन इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज रिसीवेबल। उसके बाद में अगर इसकी एग्जांपल हम लोग ले लें या कोई वैल्यूज़ ले लें तो ये कैलकुलेशन के बाद अगर क्रेडिट सेल्स हमारी 5 लाख की हैं और एवरेज रिसीवेबल्स हमारे 50,000 के हैं तो इसकी RTO जो हमारे पास होगा वो 10 टाइम्स होगा। रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़, होल्डिंग पीरियड ऑफ रिसीवेबल्स के रिसीवेबल जो हमारे हैं वो कितनी देर के लिए होल्ड किए गए हैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेज़ इन अ ईयर, ये भी आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको एक साल की ये दिनों की बताई गई हो। इसमें आपने क्या करना, डेज़ इन द ईयर ओवर RTO रेशो। RTO इन डेज़ कितना होगा, 365 दिन हो गए एक साल में, और इसको 10 पे जो आपकी रेशियो है उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स बी मोर और लेस, या दिनों में ये ज़्यादा होता है, तो इसे किस तरह से हम कंपेयर करते हैं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री हमारे पास किस तरह से डील करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स या डेज, व्हाट शोज़ टर्नओवर रेशियो शोज़ होल्डिंग इन कैरिंग कॉस्ट, अगर किसी चीज़ को होल्ड करने में इन्वेंट्री को जो कॉस्ट आएगी उसे कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। डाटा सोर्सेज, बेंचमार्किंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स इज इक्वल, इसमें एवरेज इन्वेंट्री आएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री। अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसी चीज़ को सेल करने में जो कॉस्ट लगती है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे, और एवरेज इन्वेंट्री को पे डिवाइड कर देंगे तो वो 8 टाइम्स आएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़, होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री, इसे कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और डेज़ इन अ ईयर,
ITO इन डेज़ में डेज़ इन अ ईयर और ITO रेशो वही सेम उसी तरह से आपने करना है, ये एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा जी, टर्नओवर एक्टिविटी एनालिसिस हमने 4 पार्ट। पेएबल टर्नओवर कि आपकी जो कैश पे किया है वापस किस तरह से आपके पास आता है। व्हाट आर द अकाउंट पेएबल टर्नओवर इन टाइम्स, वो सेम वही ये चीज़ें को बताया गया है, सिर्फ इसमें पेएबल आ गया है। स्ट्रेचिंग पेएबल्स, इसमें कौन कंसर्न होगा, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेचिंग पेएबल, फाइन्स एंड पेनल्टीज आपको लगेंगी अगर आप अपने टाइम पे चीज़ को पे नहीं करेंगे। लॉस्ट ऑफ कैश डिस्काउंट, आपका कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आप जो अपना उधार लिया उसको टाइम पे नहीं करेंगे। और लॉस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी भी, आप इस चीज़ को क्रेडिबल भी इस चीज़ के लिए नहीं होंगे। इसकी भी फॉर्मूला इसका क्या है, PTO का क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज पेएबल्स, जो आपने क्रेडिट चीज़ें परचेज़ की हुई हैं उसके लिहाज से और उसने आपने कितनी देर में वो पे करना है। सेम आपने अगर ईयर में फाइंड आउट करना है तो सेम आपकी डेज इन ईयर ओवर PTO रेशियो इसमें आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद में हम एसेट टर्नओवर देखेंगे, सेल्स एंड एसेट्स, कैपिटल टर्नओवर, एसेट टर्नओवर इन टाइम्स। व्हाट डज एसेट टर्नओवर रेशियो शोज़, ये क्या चीज़ शो करती है एसेट टर्नओवर, कि हमारे एसेट जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं। सोर्स ऑफ डाटा बेंचमार्किंग इसकी क्या है, फ्रॉम वूम इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इसकी एनुअल सेल्स और टोटल एसेट्स को देखने के लिए भी की जाती है। एसेट टर्नओवर में एनुअल सेल्स आएंगी ओवर टोटल एसेट्स में आएंगे। एनुअल सेल हमारी अगर 10 लाख की हैं और इसकी टोटल एसेट हमारे 7,50,000 की हैं तो जो हमारी एसेट टर्नओवर होगी वो 1.33 टाइम्स होगी। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन भी हम वही वाली चीज़ कर रहे हैं इसके अदर इंडस्ट्रीज़ के साथ, रिज़ल्ट के साथ, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी हम इसको देखते हैं। इसके कवरेज रेशो क्या है कि कोई भी कंपनी अपनी जो डेट्स को कितनी जल्दी पे कर सकती है, इसकी कितनी एबिलिटी है। उसके बाद में ये क्या शो करती हैं, वही चीज़ शो कर मैंने पहले जो एक्सप्लेन किया। इसका डाटा बेंचमार्किंग क्या है, तो ये डेट वगैरह के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस क्या चीज़ है, अर्निंग बिफोर इन टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या ICR इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर इंटरेस्ट। ICR या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, अगर आपके पास 5 लाख की EBIT है और उसके बाद में इंटरेस्ट आपकी 2 लाख है तो कैलकुलेशन के बाद आपकी वैल्यू आएगी 2.5 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशो या इंटरेस्ट हम किस लिहाज से कवर करते हैं, कितनी एबिलिटी है, ये भी इसमें कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद में EBIT हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, हमारा जो प्रॉफिट टैक्स अदा करने से पहले प्लस इसमें इंटरेस्ट जाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये भी सोर्स ऑफ डाटा। ICR कैपिटल स्ट्रक्चर, ICR हायर और लोअर वाई, ये क्यों ज़रूरी है कि हमने देखना है कि इंटरेस्ट की जो वैल्यू हमारे पास कितनी एबिलिटी है पे करने की, वो हाई है कम है, क्या ये कंपनी की परफॉर्मेंस को शो करती है। येस, माई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ नॉट यूज इन द रेशो, इसमें वो चीज़ क्यों यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये EBIT में अर्निंग बिफोर टैक्स इसमें इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद में डेट सर्विस कवरेज रेशो, डेट को पे करने के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं और कंपनी की एबिलिटी को चेक करने के लिए। डेट सर्विसिंग अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल्स, अमोर्टाइजेशन कहते हैं किसी भी जो आपके वो वाले डेट्स जो कि आपके फ़िज़िकल नहीं हैं उनको पे करना, या आपकी जो ऐसे एसेट्स जो कि आपके फ़िज़िकल सेंस में नहीं होते। टैक्स इम्प्लीकेशंस इसमें लगेंगी। उसके बाद में डेट सर्विस कवरेज रेशो इज़ इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ओवर 1 माइनस T, T इसमें इनकम टैक्स रेट है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, एक EBIT इज़ इक्वल टू 5 लाख, इंटरेस्ट आपके पास 1 लाख है, प्रिंसिपल अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन 1,10,000 होगी, टैक्स रेट हमारे पास 40% है। तो इसमें कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, 5 लाख को ऊपर रखें, 1 लाख को जो कि आपका जो है वो इंटरेस्ट है, प्लस इसमें आपने 1,10,000 प्रिंसिपल अमाउंट ओवर 1 माइनस 0.4, ये इसकी डायरेक्ट ले ली गई है, इंटरेस्ट को अपने परसेंटेज में ले लिया है।
तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1.76 टाइम्स। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है, EBIT इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अब लिवरेज एनालिसिस हम करेंगे। फाइनेंशियल लेवरेज एनालिसिस किसी में क्या चीज़ देखी जाती है कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने तमाम ऑब्लिगेशंस को किस तरह से वो मीट कर सकती है। इसमें डेट एंड इक्विटी आएगी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट्स आएंगे, कॉस्ट ऑफ डेट्स एंड इक्विटी आएगी, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एंड डेटा सोर्सेज आएंगे। अब ये किस तरह से काम करता है, इसमें गियरिंग क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज एंड रिस्क, व्हाट इज़ लिमिट ऑफ लिवरेज, इसमें इसकी लिमिट क्या है, एंड ये क्या चीज़ डिफाइन की गई है। यूज़र ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज रेशियोज, शेयर होल्डर्स के यूज़र हैं, बैंक एंड लेंडर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। उसके बाद में फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल कॉस्ट ऑफ डेट, हाउ डज ये इट वर्क्स। तो इसमें फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल कॉस्ट ऑफ डेट आएगी, अर्निंग पावर ऑफ अ बिजनेस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। एग्जांपल कैसे है, कॉस्ट ऑफ डेट या CD इज इक्वल 10%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी हमारे 15%, इक्विटी 1 लाख की है, डेट हमारे पास 50,000 है, प्रॉफिट जो है वो 30,000 है। तो इसकी सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, पहले टोटल इन्वेस्टमेंट देखनी है हमने पास 1.5 लाख की, उसके बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20%। CD इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारे पास 5,000 आ गया। और इक्विटी हमारे पास क्या आई, 30,000 में से हमने 5,000 निकाला जो कि CD कैश डिस्काउंट था, तो हमारे पास 25,000 इसकी इक्विटी आ गई। और ROE या रिटर्न ऑन जो है इक्विटी हमारे पास क्या आएगी, वो 25,000 जो कि हमारी इक्विटी आई है उस पर डिवाइड करना है हमने टोटल जो हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्विटी आई है तो उसकी वैल्यू को, तो ये 25% आ जाएगा। उसके बाद में कॉमन लिवरेज रेशियोज इसमें आएंगी, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेट ओवर इक्विटी, डेट टू टोटल एसेट रेशियो में टोटल डेट ओवर टोटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट रेशियो LTD ओवर टोटल एसेट्स। डेट टू इक्विटी रेशियो में एग्जांपल अब बताई गई है, टोटल डेट हमारा 6 लाख का है, इक्विटी 4 लाख की है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो होगी 6 लाख को हमने 4 लाख पे डिवाइड कर देना है तो 1.5 हो जाएगी। डेट टू टोटल एसेट रेशियो में सेम वही वाला मामला है, आपने इस तरह से इसको देख लेना है। लॉन्ग टर्म ये भी इसमें सेम चीज़ ही है, आपने इसको भी देख लेना है। लिवरेज रेशियो एनालिसिस फॉर शेयर होल्डर्स, फॉर लेंडर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लिवरेज। अब उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी कंपनी की जो पावर होती है कि वो प्रॉफिट कितना कमा सकती है, किस लेवल तक कमा सकती है, वो इसको प्रॉफिटेबिलिटी कहेंगे। उसमें आपकी रेवेन्यू एंड इनकम आ जाएगी, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। यूज़र ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इसमें कौन कौन से हैं, वेरियस प्रॉफिट आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, EBIT और EPITTA, ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इसकी बेंचमार्किंग क्या होगी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इसमें क्या है, मार्केट कंपनसेशन इनसाइड द सेक्टर या विद अदर सेक्टर, प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज हमारे क्या है, टोटल एंड मार्जिनल प्रॉफिट्स, ये क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। उसके बाद में मार्जिन एंड रिटर्न रेशियोज, हमारी मार्जिन रेशियो में आएंगी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वगैरह इसमें मार्जिन आएगा। और रिटर्न रेशियो में आएगी रिटर्न ऑन एसेट्स, हम इस पे क्या रिटर्न मिल रहा है, इक्विटी पे और कैपिटल पे क्या रिटर्न मिल रहा है हमें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ग्रॉस मार्जिन रेशियो आएगी जो कि इक्वल होगी ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स के। ये तमाम चीज़ें आपको शायद मिक्स कर रही हूँ, पर आपने इनको MCQ के लिहाज से अच्छे से तैयार करना है और शॉर्ट आंसर के लिहाज से। नेट प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर सेल, इसके बाद में EBITDA मार्जिन क्या होगा हमारा, इसको हमने सेल पे डिवाइड कर देना है। अब उसके बाद में रिटर्न ऑन एसेट पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी पे आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर इक्विटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपने इक्विटी पे डिवाइड बस सिर्फ कर देना है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपने PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस
इंटरेस्ट ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट, ये आपकी आएगी। उसके बाद में ये आपको एग्जांपल बताई गई है। सेल अगर 1 लाख की है, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 10,000 का है, इनकम टैक्स रेट हमारा 30% है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 7,000 है, इंटरेस्ट 5,000 है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो हमारी 11,000 की है, इक्विटी 80,000 की, टोटल एसेट 1,20,000 की है। इसी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में हम ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे और उसको सेल पे डिवाइड कर देंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को वो सेल पे डिवाइड कर देंगे। और ईपीटीडीआई मार्जिन में आपने इसको जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट वगैरह जो है एंड डेप्रिसिएशन वगैरह, इसमें आपने इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो आपका EBITD अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके मार्जिन को हमने फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड कर देना है टोटल सेल पे, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद में इसकी रेशियोज़ कैसे करेंगे? रिटर्न ऑन एसेट्स पे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को टोटल एसेट पे हम डिवाइड कर देंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए इसको इक्विटी पे डिवाइड कर देंगे, और कैपिटल को प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू को ऐड करेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट में आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब मार्केट रेशियोज़ आ जाएंगी, जो कि मार्केट एनालिसिस जो के लिहाज से जो हमारी कैलकुलेशन की जाती है उसको हम देखेंगे। अब हमारी स्टॉक एक्सचेंज में क्या रेट जा रहा है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मार्केट प्राइस को, उसमें बुक वैल्यू आ जाएगी, ग्रोथ, एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे, अर्निंग, डिविडेंड एंड यील्ड वगैरह या प्रॉफिट। मार्केट एनालिसिस में अर्निंग पर शेयर हम पहले फाइंड आउट करेंगे, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट्स, रिटेंशन रेशियोज़, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, मार्केट वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशो। अब मार्केट प्राइस को हम देखेंगे, अर्निंग पर शेयर या EPS, इसमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। देखिए ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आपको 1 लाख दिया गया हो, नंबर ऑफ़ शेयर्स 2 लाख हो, तो इसको डिवाइड करेंगे EPS को, अर्निंग पर शेयर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर पे, तो हमारे ₹0.5 पर शेयर हम लोग इसमें अर्न कर रहे हैं। अब डिविडेंड पर शेयर को भी हमने सेम इसी तरह से फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड डिक्लेयर जो है ओवर नंबर ऑफ़ शेयर्स। डिविडेंड डिक्लेयर अगर आपके 5 लाख के हैं, नंबर ऑफ़ शेयर आपके जो है वो 2 लाख के हैं, तो DPS या डिविडेंड पे आउट शेयर जो है पर शेयर है, इसको हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 लाख डिविडेंड डिक्लेयर ओवर नंबर ऑफ़ शेयर्स। डिविडेंड पे आउट रेशियो को हमने कैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो कि डिविडेंड कितनी देर में पे किए जाते हैं, डिविडेंड पर शेयर ओवर अर्निंग पर शेयर, इसका ये फॉर्मूला होगा DPS ओवर EPS, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके आप लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिटेंशन या फ्लोबैक रेशियो या RR, रिटेंशन होती है किसी चीज़ की ख़त्म होने की, कोई चीज़ जब कितने दिन में ख़त्म हो जाती है। अर्निंग पर शेयर, रिटेंशन पर शेयर जो होगी वो EPS या अर्निंग पर शेयर में से आपने डिविडेंड पर शेयर को माइनस कर देना है, तो आपकी रिटेंशन रेशियो आ जाएगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी यही होगा, रिटेंशन ओवर EPS अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे आपको इसके फॉर्मूलाज में आप वैल्यूज़ पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब मार्केट रेशियो या अर्निंग यील्ड, अर्निंग कैपेसिटी भी इसे कहेंगे कि कोई भी बिज़नेस जो है वो कितनी देर में एक फाइनेंशियल पीरियड में कितना अर्न कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। अर्निंग पर शेयर इसमें आएगा, स्टॉक प्राइस पर शेयर आएगा, और सोर्स ऑफ डाटा इसमें फॉर्मूला होगा अर्निंग यील्ड इज़ इक्वल टू अर्निंग पर शेयर ओवर प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ए, ठीक है, इसमें अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 10, अर्निंग प्राइस पर शेयर ₹50। इसमें बी में आपकी जो है कंपनी बी में EPS इसकी 15 होगी, और इसकी प्राइस जो है वो उसकी 100 होगी। अर्निंग यील्ड कंपनी ए की हम कैसे करेंगे? 10 अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करेंगे प्राइस पर शेयर पे, तो
तो ये आपकी अर्निंग यील्ड आ जाएगी। इस तरह से बी के भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब डिविडेंड यील्ड या कोई भी डिविडेंड को डिक्लेयर जितने साल में किया जाता है, कितने दिन में इसको आपने पे करना है, इसमें डिविडेंड डिक्लेयर आ जाएंगे और उसकी डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। स्टॉक प्राइस पर शेयर, सोर्स ऑफ डाटा फार्मूला इसका क्या है, DPS या डिविडेंड पर शेयर ओवर प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये मिलती जुलती ही है, इसमें भी आपने सेम वैल्यूएशन करके फाइंड आउट कर लेनी है। अब मार्केट रेशियोज़ इसमें हम देखेंगे, उसमें बुक वैल्यू जो कि कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाई आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसका कॉन्सेप्ट रिलेटिव टू मार्केट प्राइस, इसकी मार्केट प्राइस से रेलेवेंस कितनी है। शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर्स के पास जो इक्विटी कितनी है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है, ट्रेजरी स्टॉक जो कि कंपनी ने अपने पास सेव किया है वो कितना है। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर्स इक्विटी ओवर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये इसका फॉर्मूला होगा बुक वैल्यू को फाइंड आउट करने का। इसकी एग्जांपल हम कैसे करेंगे, कंपनी ए की इक्विटी है 1 लाख, इसके नंबर ऑफ़ शेयर है 5000। बी की इक्विटी 2 लाख है, इसके नंबर ऑफ़ शेयर 8000 है। तो इसकी जो बुक वैल्यू होगी उसको इक्विटी को डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ़ शेयर्स पे, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। बी की भी इस तरह करना है, प्राइस अर्निंग रेशो कि कितनी प्राइस कंपनी अर्न कर रही है पर शेयर पे। प्राइस पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर हमारी क्या है, व्हाट डज इट शो, ये क्या शो करती है कि हमारी जो कंपनी है वो कितना प्राइस वो अर्न कर रही है, इसकी रेशो क्या है। प्राइस ऑफ अ थिंग ओवर अर्निंग पर शेयर, इसका ये फार्मूला है। इस तरह से कंपनी ए की प्राइस क्या है चीज़ की और अर्निंग पर शेयर इसमें क्या है, इसको हम डिवाइड कर देंगे प्राइस को अर्निंग पर शेयर पे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको टाइम्स में लिखेंगे। इंडेक्स एनालिसिस हम देखेंगे। अब इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स एनालिसिस जो है वो एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें आप बेस ईयर और करंट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में स्मार्ट डिसीजंस करते हैं कि आपने बिज़नेस के लिए कौन से बेटर डिसीजन करने हैं। इसमें इंडेक्स नंबर्स आएंगे, करंट वैल्यूज़ आएंगी, बेस वैल्यूज़ आएंगी जो कि पिछले साल की भी हो सकती हैं, या स्टैंडर्ड वैल्यूज़, करंट एंड बेस ईयर्स कन्वर्टिंग टू बेस -100। ये इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएंगे और बैलेंस शीट आएगी। इसका फॉर्मूला ऑफ इंडेक्सिंग होगा कन्वर्टिंग टू बेस -100 इज इक्वल टू ईच आइटम ऑफ करंट ईयर ओवर सेम आइटम ऑफ द बेस ईयर। बेस आपने मिसाल तौर पे अगर 5 सालों की आपने इंडेक्सिंग करनी है तो ईयर 1 को आप बेस ईयर कर लेंगे और हर आने वाले साल को करंट ईयर में उसकी वैल्यू पुट करके आप उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। सपोज़ करें बेस ईयर आपका 2010 है, करंट ईयर 2019 है। सेल ऑफ बेस ईयर हम उसकी देखेंगे तो वो 4 लाख होगी, करंट ईयर की सेल हमारी 5,60,000 होगी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल ऑफ जो है वो करंट ईयर ओवर सेल ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। तो इनमें वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इंडेक्सिंग का वैल्यू सेल्स के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके लिए करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे टेबल के ज़रिए आपको समझाया गया है इंडेक्सिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे भी आपको ये तमाम चीज़ें इसकी बताई। सेल्स आपकी 2010 में 1,65,000 थी, 19 में 1,86 है। इन तमाम को आपने देख लेना, आपको बताया गया यहाँ पे। उसके बाद में इंडेक्स्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। सेल्स 2010 में आपकी 100 अगर लगाएं बेस में इसको, तो उसकी 2019 में 112.73 ये इसकी वैल्यू आएगी। ये तमाम जो है इस फॉर्मूले के ज़रिए कैलकुलेशन इसकी की गई है। उसके बाद में इंडेक्स एनालिसिस 2, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पे जब आपने एक से दूसरे कॉलम में देखना है, ठीक है। और उसके बाद में वर्टिकल ऊपर से नीचे भी आपने इसका एनालिसिस कर सकते हैं। इंडेक्स एनालिसिस बैलेंस शीट का करेंगे, ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर और बेस ईयर की ईच आइटम को हम फाइंड आउट पे डिवाइड करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
स्टॉक बेस ईयर 4 लाख, करंट ईयर स्टॉक जो होगा वो 5,60,000 का, स्टॉक ऑफ जो है वो 2019 या करंट ईयर ओवर स्टॉक ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। इनमें वैल्यूज पुट करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद में इंडेक्सिंग अ वैल्यू, टोटल एसेट्स ओवर इन्वेस्टमेंट्स, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। जब हम बैलेंस शीट के में एसेट्स को देखेंगे तो इसमें आपको इन्वेंट्रीज आएंगी बेस ईयर में 2010 में 1,000 की, जबकि करंट ईयर में 1400 की आएगी। ठीक है, इनकी वैल्यूएशन भी आप उसी फॉर्मूले के ज़रिए कर सकते हैं जो कि पहले मैंने आपको बताया है। कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, परसेंटेज ऑफ बेस वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेस वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, वर्टिकल एनालिसिस, वाई परफॉर्म कॉमन साइज एनालिसिस, ताकि एक कॉमन वैल्यू को लेके उससे आप इसका एनालिसिस कर सकें। फॉर्मूला कॉमन साइज एनालिसिस का क्या है, ये होगा ईच एसेट ओवर टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। बेस ऑफ बैलेंस शीट या कन्वर्टिंग टू बेस एज अ परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं ईच एसेट ओवर टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से लायबिलिटी के लिए भी आएगा ईच लायबिलिटी ओवर टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ईच आइटम ऑफ इक्विटी ओवर टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। अब कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट में कंपैरिजन हम करेंगे, ये ट्रेंडिंग द स्टेटमेंट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कॉमन साइज एनालिसिस किस किस में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑनर्स इक्विटी में। बैलेंस शीट को कॉमन साइज कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज आपकी 2010 में बेस ईयर में जो है वो 1,000 थी, करंट ईयर में 2019 में, और वो 4% उसकी थी। इस तरह से आप इनको वैल्यूज़ को करते हुए 100% पे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में इसका अकाउंट पेएबल ये 2% है, नोट्स पेएबल ये तमाम जो लायबिलिटी वाली साइड, इसमें ये टोटल एसेट वाली ही साइड है आपकी। इन सबको आपने फाइंड आउट करना है। कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कन्वर्टिंग टू बेस एज परसेंटेज। इसको कैसे करेंगे हम, ईच आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे और उसको सेल्स पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई पे 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। यहाँ पे रेगुलर प्रॉफिट एनालिसिस में हम देखेंगे रेवेन्यू ऑफ फर्म ए और एंड प्रॉफिट। इसके बाद में कॉमन साइज प्रॉफिट एनालिसिस के ज़रिए हम लोग भी इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वैल्यूज़ ये ऑलमोस्ट आएंगी यहाँ पे, पर प्रॉफिट कॉमन साइज प्रॉफिट एनालिसिस में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें कम आ रहे हैं। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉमन साइज कैसे करेंगे, सेल्स बेस ईयर को देखते हुए 1,65,000 है जो कि 100% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 94,000 है। ये तमाम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे बताया गया है। कॉमन साइज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मूला ऑफ कॉमन साइज एनालिसिस, यहाँ पे कन्वर्टिंग टू बेस एज परसेंटेज। इसको कैसे करेंगे, ईच आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी आपने टेबल को इस तरह से फाइंड आउट। 50,000 ये 100% है, तो आपने ये देखना है कि 40,000 जो है वो 3,50,000 के कितने परसेंट है। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ को आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर 1,45,000 के हैं तो वो कितने बनते हैं आपके, 57% बन जाएंगे। ये सारे इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये उसी फॉर्मूला में आपकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे पुट। अब आगे ट्रेंड एनालिसिस, ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें कि क्या वैल्यूएशन है और इसके फ्यूचर का क्या ट्रेंड चलेगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। उसमें ट्रेंड्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, टाइम पीरियड ऑफ ट्रेंड्स आएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड आएंगे, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ट्रेंड एनालिसिस इसका भी मेथड आएगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रेंड है, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ रेशियोज़ का ट्रेंड, इंडेक्स सिस्टम्स का जो ट्रेंड है,
एनालिसिस, उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का भी ट्रेंड यहाँ पे देखा जाएगा। अब परफॉर्मिंग ट्रेंड एनालिसिस में आपके कुछ टेबल्स बनेंगे, ग्राफ्स बनेंगे, फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्टिंग एंड एस्टिमेटिंग, ये भी चीज़ देखी जाएगी, फॉरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बजट्स। यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस में अगर हम रेशो को देखें तो ईयर 1 में रेशो इसकी 1.2 थी, एंड देन ये ईयर 2 में 1.3, ईयर 3 में 1.4, एंड अब देख रहे हैं एंड पे ईयर 5 में 1.2 हो गई है। ठीक है, कुछ सालों में कम और कुछ सालों में ज़्यादा हो रही है। पिछले सालों में जो ट्रेंड चलता आ रहा है, ये चलता है, उसको हम इसमें देखते हैं। इस तरह से सेल्स और इंडेक्स अमाउंट वगैरह और कॉमन साइज अमाउंट को भी या प्रॉफिट को भी इसके ज़रिए देखा जाता है। प्रॉफिट आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, जबकि इंडेक्स अमाउंट जो है वो पहले ज़्यादा हो रही है, फिर एक स्टेबल रुकने के बाद वो कम हो रही है। सिमिलरली सेल्स भी ऐसे ही हो रही हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस, परफॉर्मिंग ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट में टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बनाए जाते हैं, जिसमें बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, अदर चार्ट्स और कैंडल स्टिक चार्ट्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे चार्ट टाइटल्स वगैरह बताए गए हैं। सेल्स इन मिलियन रुपीज़, ईयर 1 में 15 मिलियन थी, फिर उसके बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने के साथ ईयर 5 में 28 तक वो पहुँच गई। इस तरह रेशो भी आपने सेम इस तरह आप चार्ट के ज़रिए आप उसको फौरी तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले सालों में या इसकी क्या जो है वैल्यू रही है, उसके अकॉर्डिंग आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इंडेक्स वैल्यूज़ को भी आपने सेम इस तरह से चार्ट में शो किया गया, जबकि कॉमन साइज वैल्यू में कभी सेम इसका शो किया गया। डिफरेंशियल एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक दूसरे के डिफरेंस के लिहाज से जो एनालिसिस किया जाता है चीज़ों के, उसको डिफरेंशियल एनालिसिस कहेंगे। यहाँ पे ये ड्रॉप अ प्रोडक्शन लाइन करता है, स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्शन लाइन, किस चीज़ को न्यू स्टार्ट करने के लिए, बोरो कैश फॉर इन्वेस्टमेंट। कई मरतबा हम ये देखते हैं कि अगर एक चीज़ हमारी कंपनी में चल रही है या हमारी मार्केट में कंपनी चल रही है, तो हमें कोई चीज़ अगर न्यू लॉन्च करनी है तो उसके लिए हम किस तरह से कैश को बोरो करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्ट इन अ गिवन प्रोजेक्ट, क्या हम किसी न्यू गिवन प्रोजेक्ट में किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, दो इन्वेस्टमेंट को कंपेयरिंग ऑप्शन किस तरह करेंगे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्ट में रेलेवेंट कॉस्ट आएगी, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट में डिटरमिनिंग इसमें करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। इसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, एंड फ्यूचर कैश फ्लो। नॉन रेलेवेंट कॉस्ट में संक कॉस्ट है, जनरल ओवरहेड एंड डेप्रिसिएशन है। ये सिर्फ नेम्स हैं, आपने इसको नेम्स की ही याद रख लेने हैं। इसके बाद में डिफरेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी इसमें देखी जाती है। जबकि डिफरेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपेयरिंग आउटपुट या सेल्स, कंपेयरिंग रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर, इनके भी कंपेयर किया जाता है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि डिफरेंशियल एनालिसिस में अगर हम सेल्स अगर 2018 में हमारी 10,000 थी, जो कि 19 में हो गई हमारी 1,50,000, तो कितने % चेंज आई, वो हमारी इनको कंपैरिजन करने के बाद प्लस 50% इसमें चेंज आई है। इस तरह से आपने दूसरी भी इनकी परसेंटेज लेके इनमें चेंज को फाइंड आउट कर लेना कितनी चेंज आई है। उसके बाद में डिफरेंशियल एनालिसिस में बैलेंस शीट का भी डिफरेंस देखा जाता है, कंपेयरिंग करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, कंपेयरिंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड कंपेयरिंग अर्निंग पर शेयर। ये सेम वही तरीके का कार है। करंट एसेट्स एक साल के और दूसरे साल के करंट एसेट्स की वैल्यूज़ को डिफरेंशियल किया जाता है, जो कि इसमें प्लस 40% इसमें इजाफा हुआ है। इस तरह से आप इनमें भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।